are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 5, Tribes Community. Okay, so let us start now this chapter, kids. भारत is the land of diversity. भारत क्या है? विभिन्नताओं का देश है. People of the different backgrounds live in भारत. भारत में different backgrounds के लोग रहते हैं. A large number of specific group or people in भारत are categorized as tribes. जैसे कि भारत में भिन्न भिन्न तरह के लोग, समुदाय के लोग रहते हैं, उसी को हम ट्राइब्स कहते हैं, जनजाति कहते हैं. They lived in नेचुरल एनवायरनमेंट. ये जो कुछ जनजाति होती है वो प्राकृतिक एनवायरनमेंट में रहती हैं. ऑफ फॉरेस्ट, फार अवे फ्रॉम सिटीज. कुछ जंगलों में, कुछ जंगलों से दूर शहरों में और गांवों में. दे आर अनटच्ड बाय द डेवलपमेंट. यहाँ तक कि वो डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा दूर होते हैं. विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दे हैव लिव्ड लाइक दिस अंडरस्टूड फॉर सेवरल इयर्स. यहाँ तक कि वे जो लोग होते हैं जो घने जंगलों में रहते हैं, वो एक ऐसी जनजाति होती है जिन्हें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं कर सकता. कई कई साल तक वो एक जगह अपने जंगलों में रहते हैं. उन्हें ना कोई साइंस से मतलब है, ना डेवलपमेंट से और ना टेक्नोलॉजी से. ओके, द ओनली चेंजेस दैट कम इन देयर लाइव्स वाज द चेंज इन द प्लेस ऑफ देयर ड्वेलिंग. यहाँ तक कि धीरे धीरे उनके रहन सहन में जैसे जैसे सुधार किया गया. दे ट्रेडिशनली स्पेंट अ नोमैडिक लाइफ. क्योंकि मोस्टली ये जो जनजाति होती थी ये नोमैडिक लाइफ जीती थी, अर्थात पशु चारण की तरह अपना जीवन व्यतीत करती थे. बट नाउ दे हैव स्टार्टेड लिविंग अ स्टेबल लाइफ. लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने डेवलप्ड होकर एक स्टेबल लाइफ शुरू कर दी. एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन. यहाँ तक कि शहरीकरण या फिर कृषि द्वारा हैज नॉट लैक एनी ऑप्शंस फॉर देयर नोमैडिक लाइफ नेचर ऑफ एक्सपीरियंसेस. These tribes existed even in the medieval period, but we know a little about them due to the following reasons. The tribes used to live in far. ये जो जनजाति होती जैसे जंगलों में दूर में रहती थी, slum area like जैसे remote villages, dense forests, hilly mountains and desert में रहती थी. They did not easily allow. वहाँ पर किसी को भी आसानी से जाने की अनुमति नहीं थी. To enter in there, उनके समुदाय में कोई एंटर कर सके. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू नो अबाउट देम एंड देयर कल्चर. इसलिए उनकी धर्म और संस्कृति को हमें ज्यादा उनके बारे में नहीं पता चल पाया है. द ट्राइब्स नेवर केप्ट द रिटन रिकॉर्ड्स. यहाँ तक कि जनजाति के बारे में कभी भी कोई रिटन रिकॉर्ड्स भी नहीं मिला. ट्रेडिशन एंड कस्टम्स के बारे में उनकी दे ओरिजिनली पास्ड देम लिव थ्रू अदर नेक्स्ट जनरेशन. लेकिन जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी डेवलप हुई उसके थ्रू हमें पता चला कि उनकी क्या कस्टम्स है, क्या ट्रेडिशंस है. इट इज मेड डिफिकल्ट फॉर द आउटसाइडर टू नो अबाउट द ट्राइब्स. चलिए, सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स के बारे में, इन जनजातियों के बारे में वो है इंफॉर्मेशन. टू स्टडी द ट्राइब कल्चर एंड लाइफ स्टाइल one has to be friend of tribes and live with them. यहाँ तक कि एक बार क्या हुआ, जनजातियों से जब फ्रेंडशिप की गई, उनके साथ रहा गया, स्टडी ऑफ द लाइफ स्टाइल, तब उनकी लाइफ स्टाइल को स्टडी किया गया एंड कल्चर को एज ए पार्ट ऑफ द साइंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. और उनकी साइंस में एंथ्रोलॉजी के अनुसार उसका विश्लेषण किया गया. द एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिकेम फ्रेंड्स ऑफ द ट्राइब्स एंड स्टडीज देयर रूटीन social customs, languages, religion, etc. and documented them. They also prepared documents on their culture practice like folk song, dances, folk tales, etc. The historian studies these documents of the anthropologists and the direct history of tribes living in the particular region of Bharat. Next are types of tribes. The tribes are classified into different types on the basis of their religious beliefs and practices or depending upon their geographic region, their languages, their races, their economic activities like their occupation, etc. During the medieval period, the tribes were engaged in different occupations such as hunting, farming, food gathering, artisans, dancers, cattle herder, etc. Some of these economic activities are practiced by the tribes even today. Some tribes even settle at one itself.
यहाँ तक कि जो पहले लोग होते थे वो क्या करते, एक जगह खेती जंगलों को साफ करते थे, खेती करते थे, वहीं पर रहते थे। जब खेती जमीन वो उर्वरा शक्ति उसकी खत्म हो जाती थी, उसे छोड़कर वो आगे बढ़ जाती थी, जंगल साफ करते थे, खेती करते थे और वहीं अपना एक घर बना लेते थे। लेकिन अब के जो लोग हैं धीरे धीरे वो एक जगह पर सेटल होने लगे एंड स्टार्टेड कल्टीवेशन देयर, और वहीं पर खेती करनी शुरू कर दी। दे बिकम द सेटल्ड कल्टीवेटर्स एंड नो मोर रिमेन्स द नोमैडिक। चलिए नेक्स्ट है ट्राइबल कम्युनिटीज। Many tribal communities were their distinct lifestyle, customs, beliefs, and the religion. Some communities grew stronger with time and controlled a lot of territory. जैसे like in Punjab, the tribes like Ghakra were powerful and were the part of the Mughal Maratha Mansabdari system. Another tribe, Khokars, were also very powerful tribes in Punjab. Some communities were large and some very small, and growing communities. The Baloch tribes in the northwest was also a powerful tribes. Similarly, the Bhils and the Kholis in western Ghats in central Bharat, Siroz, Mundas, Khasi, Santhal, Nagas, and Ahoms in the east were the main tribes which had their control over their respective territories. The south was inhabited by the Todas, Khoragas, Maharvaras, and the Bandhagas and the Vitaras. The tribe communities were more equal in structure and were not divided into castes as laid down by the Brahmins. Thus, the tribal communities did not follow the caste rules and discrimination. This was how the tribal were different from the caste-based society of the medieval period. Mobile tribal communities have most of the tribal kept on moving from one place to another, lead a nomadic life. Thus, they are called nomads. They were mostly the patrols who kept on the moving in search of the pasture for their animals. When the food for animals, यहाँ तक कि मुख्य रूप से अपना जो ये भोजन है वो जानवरों से प्राप्त करते थे, got excreted, they would move to another place. They used to sell the milk of their animals or exchange milk for grains, honey, wool, etc. These kinds of the nomadic were called as the nomadic traders. यहाँ तक कि इस तरह के नोमैडिक जीवन को वो नोमैडिक ट्रेडर्स भी कहते थे. These nomads were also in the trade of the, यहाँ तक ये जो ऐसी जनजाति थी वो क्या करती थी, वो जानवरों का भी व्यापार किया करती, जैसे हॉर्सेस का, गॉड्स का, बफेलोज का. They were also known as the transporter of the rulers and they were carried the produce to towns and city on their animals during the Delhi Sultanate. Okay. Chaliye, as the tribal came in the connect with the outer society, they also got changed with the passage of the time. They left the nomadic nature of their community and became settled farmers with the passage of the time and grew stronger and started dominating regions around them. With the growth in their power, जब वो उनके शक्तियों के दौरान they even established their independent kingdom. तब एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई. The Gonds in the central Bharat and the Ahoms east were two such tribes which grew stronger with time and established their own powerful and independent kingdoms. Let's study about these two powerful tribes. Okay, चलिए. जैसे यहाँ पर गौंड जनजाति है कास्ट स्टडी. The Gonds had been living in upper nomadic valley. They probably got their name from the Telugu word Konda, which means hill. The Gonds were the most powerful tribal community in central Bharat. So, according to their means, the Gonds used to live in the hills of Nomada Valley and the neighboring area, which altogether were known as Gondwana. Okay. Today, Gonds are found in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, eastern Maharashtra, northern Andhra Pradesh, and western Odisha. The Gonds were fearless, courageous, and hardworking
people they speak Gondi and Hindi. The Rajputs ruled over the Gonds till 12th century. Later, the Gonds united themselves and established a powerful Gond state where many Gond kingdoms or chiefdoms flourished. By the 15th century, several Gond dynasts had established themselves with strong Gond kingdoms क्योंकि जो गोंडवाना जो राज्य था वो उस समय का सबसे शक्तिशाली और पावरफुल साम्राज्यों में से एक था। दैट द रीजन ऑफ द जो यहाँ की मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जा गया था। एट द महाराष्ट्र द गोंड स्टेट वर कॉल्ड और इन्हीं स्टेटों को गढ़ कटिंगन के नाम से जाना जाता था। दे हैड कैपिटल ऑफ मंडला, खेरा, चंदा एंड द दियोगरा। दे एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम। उनकी जो राज्य की स्थापना की गई क्लोज टू रिवर, नदियों के किनारे की जाती थी जिससे आसानी से उनकी राजधानी बनाई जा सके और फॉरेस्ट्री रीजन का और सामग्री का आदान प्रदान आसानी से किया जा सके। लैंड अराउंड रिवर्स प्रोड्यूस फूड, यहाँ तक कि नदी के किनारे जो भी बस्ती होती थी वहां की उपजाऊ होने के कारण वहां पर आसानी से खेती की जा सकती थी। एंड dense forest provided safety to the capital. Okay. The Gonds became very powerful and wealthy. They were superior to other Hindu kingdoms around them. Some of them enjoyed the luxuries of the hug places and fought with abundance of water. With food, the value of the Gonds attracted the Mughal Emperor Akbar. यहाँ तक कि जो गोंड का जो धनवान था उन्होंने जब राज्य आक्रमण किया, मुगल एम्परर अकबर एट द टाइम गोंडवाना वाज अ रिच किंगडम क्योंकि गोंडवाना उस समय का सबसे ज्यादा धनवान और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था जिसमें लगभग 25,000 विलेजेस थे और इन्यूमरेबल वेल्थ था। रानी दुर्गावती रूल्ड ओवर दिस किंगडम। रानी दुर्गावती उस साम्राज्य की क्या थी, उन पर शासन करे हुई थी जो हर मिनर सन वीर नारायण, और यहाँ तक कि किसके बिहाफ पर था राज्य, वीर नारायण के, उनके पुत्र के। In 1564 AD, Akbar sent Asif Khan, the governor of the Allahabad, to lead the invasion of Gondwana. Rani Durgavati stabbed herself to death on realizing that her forces were unable to stop the Mughal force. रानी दुर्गावती ने अपनी सारी सेना लगा दी मुगलों को, लेकिन अपने साम्राज्य में घुसने नहीं दिया। And her son also died in war. यहाँ तक कि उन्होंने अपना पुत्र भी उस युद्ध में खो दिया था। All the women folk of the place also gave away their lives by community जोहर। यहाँ तक कि सारी महिलाओं ने मिलकर जोहर किया। A big booty of the gold, silver, brass and the pearls were taken away by the Asif Khan. Later, the Gondwana kingdom was thus complete in 18th century by the Maratha. The Gondwana united. जब गोंड्स में जब एकता थी, formed a last kingdom which was divided into the Gad for the conveyance of the administration. The Gad were further divided into the Chaurasia. Each Chaurasi was made up of the 84 villages. जो चौरासी थे कितने थे, एक गांव में 84 लोग थे। Each Chaurasi was further divided into the Barots. Each Barot consisted of the 12 villages. So the Barot was the smallest division of administration under the Gond administrations. The Gonds basically practiced the slash and burn. वो क्या करते थे, जनजाति जंगलों को जलाती थी, साफ करती थी, कल्टीवेशन करती थी। सो दे वर कॉल्ड द शूटिंग कल्टीवेशन, जिसे वो जूमी कृषि कहते थे। चलिए वहां पे फिर उसके बाद साम्राज्य है अहोम्स का। The Ahoms were a tribal community. ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी थी which is believed to have migrated from China to Assam, जिनका माना जाता था ये चाइना से असम के बीच में माइग्रेट करते थे। They actually migrated from China to Myanmar, from where they came to Assam, है ना, and settled here after conflicting with the local tribes like Nagas, Khajaria and the Khasi. ये क्या है, वहाँ की कौन सी जनजातियां थी। Their names Assam probably came from the word Ahom. यहाँ तक कि असम में रहने वाली जो जनजातियां थी, असम से शब्द निकाला गया, अहोम जनजाति का नाम दिया गया। They formed a stable kingdom in the northeast Assam and expanded their kingdoms after defeating the local tribes and acquiring their territories. King Sukhaba was one of the most powerful Ahom kings who ruled for 40 years. उन्होंने लगभग 40 साल तक शासन किया। The Mughal Emperor Aurangzeb also tried to defeat them,
मुगल शासक औरंगजेब ने उनको हरा दिया एंड ही सक्सेड इन इट, और उस अहोम राज्य पर अपना शासन स्थापित किया. He captured the Ahom's capital Gargaon for the almost 6 years and made the Ahoms to sign a treaty with him accepting the supermaxi. But he was again driven away by the Ahoms. The kingdom of the Ahoms attained height ruled under the rule of the Rudra Singha. He increased writing of the Ahoms chronicle called Buranjis. He also established trade relation with neighboring Tibet. The capital of the Ahoms kingdom was transferred to the city founded by Rudra Singh called Tangapur. There the first ever amphitheater was built. It was called the Ranggad. It was an oval shaped two-story building. Okay, चलिए. Hosting sporting events which were the watched by the Ahoms royal family. The Ahoms lived in the house made up of the bamboo which was the locally available. They ate rice and the rice cultivation was one of their major occupations. They also drink liquor. The farmer also used to serve as men in the case of war. They worship the Ahom deity. Many of the Ahomstern of the Hindus were known to build temples and giving gifts of the praise in the Hindu temples. Okay. Now, guys, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.